Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम बात करेंगे 25th एंड 26th ऑफ अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि कल आपको पता है संडे था एंड संडे को हमारा डेली करेंट अफेयर्स नहीं लेकिन वीकली करेंट अफेयर्स आया था। एंड वीकली करेंट अफेयर्स में हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे। इसके अलावा सभी इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज, पर्सन इन न्यूज डिस्कस किए थे विथ 40 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इस क्विज को दिया होगा और अपने स्कोर को डेफिनेटली आपने चेक किया होगा। आज के वीडियो में हम 25th और 26th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्टेट न्यूज से। स्टेट न्यूज के बाद यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम मतलब आपके नेशनल न्यूज है वो हम देखेंगे। देन हम इंटरनेशनल न्यूज पे बात करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से आज मैं यहाँ पर सिस्टम पे आपका करंट अफेयर्स ले रही हूँ। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे फोटो दिखाई नहीं दे रहा है, इमेज दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि कैमरा ऑफ है। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पर इंश्योर करूंगी मैं कि करंट अफेयर्स की क्लासेस बोर्ड पर हो पाए। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके सभी वनडे एग्जाम इंक्लूडिंग आपका जो यूपीएससी एग्जाम और एसएससी एग्जाम के अलावा स्टेट एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो आज तो वाकई में बड़ा खास सा दिन है क्योंकि आज है बर्थ एनिवर्सरी, आज बर्थडे है। किसका बर्थडे है? कृष्ण जी का। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल यहाँ पर सीजीएल ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन के साथ साथ डेट भी अनाउंस कर दी है कि कब आपके एग्जाम होंगे और 9th ऑफ सितंबर से आप लोगों के एग्जाम शुरू हैं। तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट टू यू। यहाँ पर जो जन्माष्टमी का त्यौहार होता है जो कि भगवान कृष्ण की जन्मतिथि होती है, ये अष्टमी के दिन मनाया जाता है, अष्टमी रोहिणी नक्षत्र। भगवान कृष्ण 8वें नंबर के पुत्र थे देवकी जी एंड वासुदेव जी के, और इनका जन्म मथुरा में हुआ था। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा ही है कि मथुरा की जेल में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज हम दो और इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला है वीमेंस इक्वलिटी डे। यहाँ पर 19th नंबर का, ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, नहीं, अलग अलग कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। 19th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था अमेरिका में 26 ऑफ अगस्त 1920 में, जहां पर पहली बार फीमेल्स को वोटिंग राइट दिया गया था, वोटिंग करने का अधिकार। तो इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वीमेंस इक्वलिटी डे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 19 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था पहली बार इस दिन को मनाया गया 1973 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करने का काम किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 से लेके 106 तक सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर किया है। वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में और इसकी पीडीएफ भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर आपको कई सारी यूजफुल पीडीएफ्स मिलती हैं। मैंने बजट और इकोनॉमी की पीडीएफ भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हुई है, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो डेली करेंट अफेयर्स हो रहे हैं, डेली करेंट अफेयर्स की भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट विथ वीकली करेंट अफेयर्स भी अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूजा जैन CA247, और इंस्टा आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, poojajain.currentafairs। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे। आज बर्थ एनिवर्सरी है मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा मैसेडोनिया पर्सन थी। मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था 1910 में, और उस समय वहां पर ये टीचर हुआ करती थी, ये स्कूल में पढ़ाया करती थी। लेकिन 1929 में एज अ पार्ट ऑफ मिशनरी, एज अ टीचर ये इंडिया में आती हैं। ठीक है, और इन्होंने लगभग 17 इयर्स तक सेंट मैरी हाई स्कूल कोलकाता में एज अ टीचर वर्क किया है। उसके बाद उन्हें लगा कि हमें पुअर मतलब गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इन्होंने टीचर की नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर ये गरीबों की मदद करने में लग गई 1946 में। ये वो समय है जब यहाँ पे 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई थी। मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा वायलेंस, काफी ज्यादा हिंसा हमें अपने इंडिया में देखने को मिल रही थी बिटवीन हिंदू
हिंदू एंड मुस्लिम। इसके अलावा 1943 में एक बहुत बड़ा फेमाइन आया हुआ था वेस्ट बंगाल में, काफी ज्यादा लोगों की जान जा रही थी। तो उस समय इन्होंने ये मिशनरी का वर्क करना शुरू किया, एनजीओ वर्क करना शुरू किया और गरीबों की मदद करना शुरू किया। 1950 में मदर टेरेसा जी को परमिशन मिल गई थी कि यहाँ पर वो ओवरसीज, मतलब पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी अपनी मिशनरी को, अपना जो एनजीओ का वर्क है उसको एक्सटेंड कर सकती हैं, चैरिटी कर सकती हैं। सोसाइटी ऑफ मिशनरीज हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द सोवियत यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, मदर टेरेसा जी ने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आश्रम्स को भी स्टैब्लिश किया था। कौन कौन से वो आश्रम थे? निर्मल हृदय आश्रम और निर्मल शिशु भवन। तो निर्मल हृदय आश्रम बेसिकली ओल्ड एज था, एक कह सकते हो कि वृद्धाश्रम था। ऐसे सारे पेरेंट्स या सारे वो लोग जो पुअर हैं और जिनको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिनको सोसाइटी से बाइकआउट कर दिया है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता था अंडर द निर्मल हृदय। और निर्मल शिशु भवन किसके लिए था? ऑर्फन्स के लिए था, होमलेस चिल्ड्रंस के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जब इतने सारा काम कोई करेगा, फिलैंथ्रोपी वर्क करेगा, सोशल वर्क करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कई सारे अवार्ड्स तो मिले होंगे। तो यहाँ पे कई सारे अवार्ड मदर टेरेसा को दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 अवार्ड्स बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलने हैं। कौन कौन से अवार्ड? पद्मश्री दिया गया था 1962 में, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1979 में और भारत रत्न दिया गया था 1980 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो मदर टेरेसा जी को दिए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किए हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल इवेंट्स पे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज है, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में 30 पेपर्स हैं, जो कि 30 के 30 पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, टॉपिक वाइज हैं। यहाँ पर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं और अपने रिजल्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज भी लाइव हो चुकी है। इसमें भी आपको इकोनॉमी के टेस्ट पेपर्स देखने को मिलेंगे विद डिटेल सोल्यूशन। इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन को विजिट करके। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन मांझी, लॉन्च द सुभद्रा स्कीम। तो सुभद्रा स्कीम किसकी है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल में 50,000 रुपए। तो आप कह सकते हो ना कि एनुअली 10,000 रुपीज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जो उड़ीसा स्टेट की वीमेन्स हैं, जिनकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, 21 साल से 60 साल। तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट लीड बाय द चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुभद्रा स्कीम अंडर विच 50,000 विल बी प्रोवाइडेड ओवर द 5 ईयर टू 1 करोड़ वीमेन्स बिटवीन द एज 21 टू 60 ईयर। मतलब एनुअली 10,000 रुपीज यहाँ पे दिया जाएगा इन 2 इंस्टॉलमेंट, 5,000 रुपीज ईच। 5,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज एनुअली प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो इंस्टॉलमेंट है ये आप देखेंगे राखी पर, राखी के अलावा इंटरनेशनल वीमेंस डे पर रिलीज की जाएगी, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है अंडर द सुभद्रा स्कीम। द सुभद्रा स्कीम विल स्टार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 और ये कंटिन्यू रहेगी 28-29 तक, जिसमें 50,000 रुपए यहाँ पे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज में दिए जाएंगे। और कैसे दिए जाएंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो भी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए डेबिट कार्ड भी इशू किया जाएगा, जिससे वो इजिली एटीएम वगैरह से अपने पैसे को विड्रॉ कर सके। एडिशनली एक और बात कही है इंसेंटिव की, तो 500 रुपी इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा 100 बेनिफिशरीज को, जहां पर हाईएस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं हर एक ग्राम पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है रघुवर दास। क्लियर है? तो ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम हमको देखने को मिली। नेक्स्ट बात करेंगे प्रबोध के बारे में। प्रबोध एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है और यहाँ पर रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रेलवे के सर्कुलर आते हैं, वो सब आपको प्रबोध में देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर जो रेलवे के एम्प्लॉयज है इजिली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ईस्टर्न रेलवे ने डेवलप किया है, ईस्टर्न रेलवे डेवलप प्रबोध चैट बॉक्स फॉर इजियर एक्सेस टू द रेलवे रूल्स। आप देख सकते हैं इसको किसने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा इसको डेवलप किया है ईस्टर्न रेलवे ने। तो ईस्टर्न रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रेलवे के हैं वो यहाँ से वो अपडेट ले सकते हैं।
ठीक है, कहां पर इसको ओपन किया गया है, कहां पर इसे लॉन्च किया गया है, तो 161 ईयर ओल्ड आप देखेंगे यहाँ पे कंचरापारा वर्कशॉप जो कि ईस्टर्न रेलवे वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम प्रबोध है, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रबोध यहाँ पर कंप्लीट जो भी रेलवे के सर्कुलर्स आते हैं, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है, मैनुअल के अलावा इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर, पेंशन रूल्स, ये सारे के सारे फीचर्स को इंटीग्रेट किया है। मतलब रेलवे पर्सनल्स को, कर्मचारियों को अगर इनके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन दे चाहिए है तो चैटबॉट उनको इन्फॉर्मेशन देगा। चैटबॉट केवल और केवल यहाँ पे प्रबोध केवल एक चैटबॉट नहीं है, जबकि एक इनोवेशन है जिसमें आप देखेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स रूल्स है रेलवे के वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द भीष्म के बारे में। इनके बारे में तो पहले भी हमने डिस्कशन किया है, वापस से ये न्यूज में है क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड एंड यूक्रेन के विजिट पे गए हुए थे। पोलैंड एंड यूक्रेन के विजिट पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। जब यूक्रेन गए तो इन्होंने हमारे भारत का जो मेड इन इंडिया भीष्म क्यूब है ये डोनेट या गिफ्ट किया है किसको, यूक्रेन को। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू यूक्रेन is the first why any Indian Prime Minister since establishing diplomatic relation with Ukraine in January 1992। 1992 से जब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए हैं यूक्रेन के साथ, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड 4 भीष्म क्यूब टू द यूक्रेन गवर्नमेंट। भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको याद रखना है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, भीष्म क्यूब को हम आरोग्य मैत्री एड क्यूब के नाम से भी जानते हैं और ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, और इसको पहली बार अनवील किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में 2 दिसंबर 2023 को। इनको इजीली आप एयर ड्रॉप कर सकते हो, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर सकते हो और इजीली ग्राउंड में ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, और इजीली इनको 8 मिनट में पूरा कंप्लीटली डिप्लॉय कर सकते हैं और ये 200 पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं। अभी भीष्म जो प्रोजेक्ट है वो ज्वाइंट एफर्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री का ज्वाइंट एफर्ट आपको भीष्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मैप में यूक्रेन दिख रहा है जिसकी कैपिटल कीव है और यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करता हुआ पोलैंड दिखाई दे रहा है। तो पोलैंड और यूक्रेन की विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो पोलैंड से यूक्रेन वो एक स्पेशल ट्रेन से गए थे, पोलैंड से यूक्रेन को एक स्पेशल ट्रेन से गए थे। उस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1 और रेल फोर्स 1 इस ट्रेन का नाम जो बाइडन ने रखा है। जो बाइडन जब 2023 में यूक्रेन विजिट करते हैं तब इन्होंने इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 रखा था और इसी ट्रेन से विजिट किया था किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और ये इसी स्पेशल ट्रेन से पोलैंड से कीव आए हुए थे। ठीक है, रेल फोर्स 1 is a special train run by the government owned Ukrainian railway and it was built carry tourists to the Crimea। यहाँ पर आपको ये वाला जो ब्लैक सी में दिख रहा है ये क्रीमिया है। तो क्रीमिया में टूरिस्ट को लाने ले जाने के लिए इस ट्रेन का यूज किया जाता था, लेकिन 2014 में आप सभी को पता है कि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। डन। अब यहाँ पे जब ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर गए होंगे यूक्रेन तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुए होंगे। यस, बिल्कुल सही बात है, 4 इंपॉर्टेंट एमओयूज और एग्रीमेंट्स को यहाँ पर साइन किया गया है। कौन कौन से एग्रीमेंट है या किस सेक्टर में एग्रीमेंट साइन हुए हैं? तो कॉपरेशन इन द एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, cooperation in the medical product regulation, India to provide humanitarian grant assistance to the Ukraine for implementation of high impact community development project और cultural cooperation for 24-28 पीरियड के लिए इसको साइन किया गया है। फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, एक इम्पॉर्टेंट लॉन्च मैंने किया है, यहाँ पर स्पेशल लॉन्चिंग है जन्माष्टमी के अवसर पर। आप लोगों ने डेफिनेटली PYQs बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड किए हैं, डेली मैसेजेस आते हैं, जो भी बच्चे डाउनलोड करते हैं उनके मैसेजेस मेरे पास आते हैं।
तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर एसएससी के जो सीजीएल, जेई, सीएचएसएल के पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो लिए हुए हैं, एप्लीकेशन से डाउनलोड किए हैं। अभी तक क्या था और अभी भी है, आप इंडिविजुअल भी पीवाईक्यू परचेज कर सकते हैं, मतलब हिस्ट्री का सेपरेट, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, कंप्यूटर का, ठीक है। जो जिनको सेपरेट परचेस करना है वो सेपरेट भी परचेस कर सकते हैं, और जो चाहता है यार ये बार बार मुझे ट्रांजेक्शन्स ना करने पड़े, 10 रुपये 15 रुपये बार बार ट्रांजेक्शन ना करना पड़े, तो आप कंप्लीट पीवाईक्यू की भी ई बुक लॉन्च मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ई बुक में आपको ये सभी के सभी 7 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक और कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से, और इतने कम प्राइजेस पे मुझे नहीं लगता है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में कोई भी ऑफर करेगा पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज इन सभी 7 सब्जेक्ट की। तो आप इंडिविजुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट भी। ओके, चलिए अब बात करेंगे ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स। रिसेंटली नाइट फ्रैंक ने इसको पब्लिश किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी प्राइजेस है वो कौन सी कंट्री में, कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबली मनीला आप देखेंगे टॉप पर है नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो 26% इंक्रीज हुए हैं। कितने इंक्रीज हुए हैं? 26% इंक्रीज हुए हैं प्रॉपर्टी के प्राइस। तो फर्स्ट नंबर पे मनीला है, बट सेकेंड नंबर पे मुंबई है, और मुंबई में आप देखेंगे 13% आपको प्रॉपर्टी के प्राइजेस इंक्रीज मिलेंगे। एंड थर्ड नंबर पे न्यू दिल्ली है, जिसमें 10% आपको प्रॉपर्टी के प्राइस ग्लोबली इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। सो मुंबई इज रैंक्ड सेकेंड इन द नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स दैट रिकॉर्डेड एन एनुअल इंक्रीज इन इट्स रियल एस्टेट प्राइजेस एट 13%। यहाँ पे टोटल 44 कंट्रीज की जो सिटीज हैं उनका असेसमेंट किया गया है, और बॉटम पे कौन सी है? वेलिंगटन है। वेलिंगटन यहाँ पे लास्ट है, 44th पोजीशन पे है, जिसमें एनुअली फॉल देखा गया है 5.6% का, मतलब प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर? वेलिंगटन में। डन। नेक्स्ट है वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पब्लिश किया है, और ये आपका 25th नंबर का एडिशन हो जाएगा, वीमेन्स एंड मेंस इन इंडिया, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है अबाउट द जेंडर इक्वलिटी, हेल्थ में, एजुकेशन में, बैंकिंग अवेयरनेस में, एटसेट्रा। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2036 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि 152 करोड़ हो जाएगी। अभी हम 144 है ना, हम 152 करोड़ हो जाएंगे एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। कब तक? 2036 तक, ठीक है। जिसमें अगर बोला जा रहा है कि जो वीमेन्स का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है। 2011 में फीमेल का परसेंटेज 48.5 था, और अब ये इंक्रीज होके कितना हो जाएगा? 48.8% हो जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। पहला पॉइंट। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो इंप्रूवमेंट, मतलब 1000 बच्चों के जन्म होने पर कितनी फीमेल का जन्म होता है, यही आपका सेक्स रेशियो कहलाता है। तो सेक्स रेशियो प्रोजेक्ट किया गया था 2011 में, कितना सेक्स रेशियो था? 943, और अब बोला जा रहा है कि 2036 तक ये जो सेक्स रेशियो है ये 952 हो जाएगा। 952 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यहाँ पर 2016 से 2020 का डेटा यहाँ पर लिया गया है, और किन फीमेल का? जिनकी एज 20 से 24 और 25 से 29 के बीच में है, उनको यहाँ पर पिक किया गया है। तो जो फर्टिलिटी रेट है इस पर्टिकुलर एरिया में कि 20 से लेकर 24 और 25 से लेकर 29, इस एरिया में आप देखेंगे कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। मतलब आजकल होता क्या है ना, हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा लेट शादियां होती हैं, तो लेट जब शादियां होती हैं तो डिलीवरी भी लेट होती है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए 35 टू 39 जो एज ग्रुप है इसमें फर्टिलिटी रेट इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो 20 से 24, 25 टू 29 एज ग्रुप है इसमें आपको फर्टिलिटी रेट ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा, 135 से 113 और 166 से 139, ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया है।
नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ वीमेन पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप, ये आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट आता है आपका MMR मतलब क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब यहाँ पर 1 लाख लाइव बर्थ पर ड्यूरिंग अ ईयर कितने मदर्स की डेथ हो जाती है, ये आपका MMR कहलाता है। तो MMR हमारा काफी अच्छा चल रहा है। 1 लाख जन्म देने पर 97 यहाँ पर वीमेंस की डेथ हो जाती है इन 2018-20, और यहाँ पर हमारा टारगेट है 70 करना बाय द 2030, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है। नेक्स्ट आता है आपका IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका डिक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फीमेल और मेल दोनों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इक्वल है, 28 डेथ्स होती हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स में इन 2020, ये बात इस रिपोर्ट पे मेंशन की गई है। नेक्स्ट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंक्रीज हुआ है 2017-18 से 22-23 के बीच में। मेल्स में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है 75.8% टू 78.5%। वही फीमेल्स में भी इंक्रीज हुआ है 23.3% से 37%। ये बात यहाँ पर कही गई है। ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये वो सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसकी ये 16 से 65 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। ना बात करते हैं वोटर टर्न आउट, मतलब इलेक्शन में कितनी फीमेल्स हैं जो कि वोटिंग करने जा रही हैं। तो वीमेंस का जो वोटर टर्न आउट है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द लेस देन 16% इन द 15th लोकसभा इलेक्शन टू 67.7% इन 2019 इलेक्शन। ठीक है, नाउ बात करते हैं वीमेन लीड स्टार्टअप्स के बारे में। ऐसे कितने स्टार्टअप है जिनको फीमेल लीड कर रही हैं। तो दिसंबर 2023 में हमारे देश में 1,17,000 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप थे, और जिनमें से 47.6% मतलब अप्रॉक्सीमेटली 55,000 आपको वीमेन लीड स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा गया है, 2011 की सेंसस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेंसस से हर साल 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो सेंसस का वीडियो आप पढ़ के जाइएगा, सेंसस के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं कंप्लीट करा दूंगी। अभी मैंने 5 ईयर प्लान पे वीडियो बनाया हुआ था, अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं सेंसस पे भी वीडियो बना दूंगी आपके एग्जाम से पहले, मतलब 9 सितंबर से पहले आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। दिस इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विथ अ डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। दिस इज ड्यू टू डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या कहलाता है, इट्स अ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे जन पोषण केंद्र के बारे में। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स के बारे में बात करूंगी जहाँ पर पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है, तो आपको उन राज्यों के नाम याद रखने हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 60 फेयर प्राइस शॉप को कन्वर्ट करेंगे एज अ जन पोषण केंद्र। आपका जो 60 फेयर प्राइस शॉप्स है, जिनको हम राशन की दुकानें भी बोलते हैं, उनको जन पोषण केंद्र में कन्वर्ट किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कहा है। इससे क्या होगा, पायलट बेसिस पे है, जिससे आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स डीलर्स है उनके पास जो इन्वेंट्री होगी वो बहुत डाइवर्सिफाई होगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपको जो न्यूट्रिशनल फूड है जैसे कि वीट है, पल्सेस है, राइस है, केवल यही सामान आपको फेयर प्राइस शॉप्स में नहीं मिलेगा। इसकी इन्वेंट्री को बूस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको दूसरे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होंगे। ये आपका पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली जो राशन की दुकानें होती है आप लोग ने सुना होगा, वहाँ पे दाल चावल आटा यही सब सामान मिलता है, लेकिन इसकी इन्वेंट्री को और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 60 आपको फेयर प्राइस शॉप्स देखने को मिलेंगी पायलट बेसिस पे, ठीक है, जिससे इनकी इनकम भी डबल हो सके, इंक्रीज हो सके, और इनके पास भी इन्वेंट्री होगी। बेसिकली जो आपके सिलेक्टेड फेयर प्राइस शॉप से इनके पास इन्वेंट्री होगी, जिससे वो दूसरे फेयर प्राइस शॉप्स को भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेट को कवर किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, तो गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, आपको ये 4 राज्य देखने को मिल जाएंगे। दीज केंद्र विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू डिमांड ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर अक्रॉस इंडिया टू रेज देयर इनकम लेवल, ठीक है। इसमें जो 50% आपके प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, और रेस्ट जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स लाइक
टूथपेस्ट आपका हो गया, इसके अलावा दूसरे जो आइटम्स है वो भी इसमें रखे जाएंगे। इसके अलावा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, FPS सहाय एप्लीकेशन, मतलब आपका जो फेयर प्राइस शॉप सहाय एप्लीकेशन है, ये ऑन डिमांड इनवॉइस बेस्ड फाइनेंसिंग करता है। मतलब कोई फेयर प्राइस शॉप्स है, उसको अपनी शॉप के लिए गुड्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनवॉइस बेस्ड ये फाइनेंसिंग करेगा, मतलब आपको पैसा देगा जिससे आपकी जो शॉर्टेज है आप उसको फुलफिल कर सको। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? सीडीबी। सीडीबी, ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नहीं, सीडीबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है NCERT एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्च ई मैगजीन सपनों की उड़ान। तो सपनों की उड़ान क्या है? एक ई मैगजीन है जिसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है विद NCERT। ठीक है, ये इसका पहला एडिशन है और इसको 23 अगस्त में लॉन्च किया गया है, सपनों की उड़ान। जब हम पहला एडिशन सेलिब्रेट कर रहे थे नेशनल स्पेस डे का, तब इस ई मैगजीन को लॉन्च किया गया है, जिसकी थीम क्या है? थीम है इसकी स्पेस। थीम आपको स्पेस मिल जाएगी। और जो पहला एडिशन है ई मैगजीन का, इसमें आपको चंद्रयान मिशन और इसरो के जो डिफरेंट मिशन हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इस ई मैगजीन को डिजाइन किसने किया है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब NCERT डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है, तैयार किया है। अभी इसको क्वार्टरली पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन संजय कुमार जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि बहुत जल्दी इसको मंथली भी लॉन्च किया जाएगा। इस मैगजीन में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स अक्रॉस द इंडिया, उनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और ये आपको जो ई मैगजीन है वो आपको पोएट के फॉर्म में, आपके इसके अलावा जो एसेज, स्टोरीज के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द लखपति दीदी सम्मेलन इन द जलगांव महाराष्ट्र। तो लखपति दीदी सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था जलगांव महाराष्ट्र में। और जो लखपति दीदी सम्मेलन में सर्टिफिकेट, जो लखपति दीदी हैं उनको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। 11 लाख न्यू लखपति दीदी को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंगली जब से लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत हुई है, कब से हुई है? 15 अगस्त से शुरुआत हुई है 2023 से, रेड फोर्ट से। तो जब से लखपति दीदी स्कीम की शुरुआत हुई है तब से 1 करोड़ वीमेन से जो कि ऑलरेडी लखपति दीदी बन चुकी है, जिनको ये सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये बात हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द लखपति दीदी स्कीम। तो याद रखना है आपको कि इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, वो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगी अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो आपकी फीमेल्स हैं लखपति दीदी, उनको बनाना है। मतलब लखपति दीदी का मतलब है कि इनकी जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपीज और मोर हमें करनी है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है, अवेयरनेस इम्प्रूव करनी है और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है फीमेल्स को। तो ये कुछ टारगेट्स आपको लखपति दीदी स्कीम के देखने को मिल जाएंगे। इसके क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं? आंसर है यस, बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मिलेंगे। सबसे पहली बात तो कोई भी फीमेल जो है वो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ से वो अप्लाई कर रही है। दूसरा, एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर नन ऑफ द वीमेन फैमिली एम्प्लॉय शेल बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ कंडीशन है लखपति दीदी स्कीम के लिए। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड पोर्ट प्रोजेक्ट एंड लॉन्च द स्किल प्रोग्राम एट द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट प्रोजेक्ट और स्किलिंग प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे लॉन्च किया गया है बाय द सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को संभालने का काम करते हैं। और इन्होंने साथ ही साथ 3 लेक्स का ब्यूटिफिकेशन और रेजुवनेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट किया है JN पोर्ट में। वो 3 जो लेक है जिनका रेजुवनेशन होगा, ब्यूटिफिकेशन होगा, उन 3 लेक्स के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र में संतों के नाम पर इन लेक्स के नाम हैं। कौन कौन से हैं आप देखेंगे? ध्यानेश्वर महाराज लेक है, संत एकनाथ महाराज लेक है और संत नामदेव महाराज लेक आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि JN पोर्ट पे आपको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर मिलेंगी। इनका रेजुवनेशन और ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, इसका इंसेप्शन मतलब इसकी शुरुआत हुई थी 26 मई को 1969 में। और ये इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है आफ्टर द
मुद्रा पोर्ट, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं सारे के सारे जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाएगा, आपके 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वो सारी बातें मैंने इसमें कवर की हुई हैं, डेफिनेटली ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर्वनंदा सोनोवाल जी ने बधावन स्किलिंग प्रोग्राम एंड व्हाट्सएप चैटबॉट को भी लॉन्च किया है, जिसको JNPA ने डेवलप किया है। ये टूल बेसिकली बताएगा कि जो बधावन पोर्ट है उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, यूजर को गाइड करेगा किस तरीके से वो JN पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे टॉलेस्ट हनुमान स्टैच्यू आउटसाइड इंडिया नाउ इन द टेक्सास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोंज मतलब कांसा धातु से बनी हुई लॉर्ड हनुमान की 90 फीट की स्टैच्यू टेक्सास में इनॉग्रेट की गई है। और ये आप देखेंगे कि इंडिया के बाहर लॉर्ड हनुमान की सबसे बड़ी स्टैच्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। 90 फीट टॉल ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान बिकम द न्यू लैंडमार्क इन द टेक्सास। ह्यूस्टन में इसको लॉन्च किया गया है और इस स्टैच्यू का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। स्टैच्यू ऑफ यूनियन आपको स्टैच्यू का नाम देखने को मिल जाएगा और ये यूएसए की 3rd नंबर की लार्जेस्ट या टॉलेस्ट कहेंगे हम, यहाँ पर यूएसए की ये 3rd टॉलेस्ट स्टैच्यू मिल जाएगी आपको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ड्रैगन स्टैच्यू जो कि फ्लोरिडा में है उसके बाद, ठीक है। इट इज द टॉलेस्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये आपको टॉलेस्ट स्टैच्यू मिलेगी जो इंडिया के बाहर यहाँ पे बनाई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोग्राम आरंभ लॉन्च इन पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट ने आरंभ प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, जो अंडर आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन लेवल को इन्हांस करना और ओवरऑल डेवलपमेंट करना। आरंभ इनिशिएटिव इज डिजाइन टू फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द यंग चिल्ड्रन अटेंडिंग आंगनवाड़ी सेंटर, और इसमें टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इट इज सेट टू प्रोवाइड अ नर्चरिंग एंड द प्ले बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड द आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है। इसलिए आरंभ को यहाँ पे लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। तो रूमी 1 क्या है, इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड का ये मतलब होता है इसमें हमने सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फ्यूल्स का यूज किया है एंड ये आपको रीयूजेबल रॉकेट देखने को मिल जाएगा जो कि इंडिया का पहला है, नाम है रूमी 1। चेन्नई में इसको देखा गया है, चेन्नई में इसकी टेस्टिंग हुई है रिसेंटली। So the successful launch of Rumi 1 rocket also marked the launch of first reusable hybrid rocket in India. इसको डेवलप किसने किया है, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस जोन। स्पेस जोन ने विद कोलैबोरेशन ऑफ मार्टिन ग्रुप इसको तैयार किया है। ये जो रूमी 1 रॉकेट है इसको मोबाइल लॉन्चर मतलब किसी भी मोबाइल व्हीकल लाइक ट्रक वगैरह से, स्पेशल ट्रक वगैरह से लॉन्च किया जा सकता है और इस रॉकेट को रीयूज भी किया जा सकता है, ठीक है। ये काम क्या करेगा, द सैटेलाइट विल कलेक्ट, मतलब ये जो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा ये लॉन्चिंग व्हीकल, तो सैटेलाइट विल कलेक्ट डेटा फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। रूमी 1 एक साउंडिंग रॉकेट है जो कि लगभग 35 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा और अर्थ पर रिटर्न होकर आएगा और उतने ही समय में ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके लाएगा। हाइब्रिड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जिसमें सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल इंजन में दोनों यूज किए जाते हैं। लास्ट में बात करेंगे कुछ पर्सन के बारे में। पहले पर्सन है नीरज चोपड़ा और नीरज चोपड़ा जी ने लुसाने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। सिल्वर मेडल जीता और उनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 89.49 मीटर। याद रखना है लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन स्टार हैं, इन्होंने 89.49 मीटर का बेस्ट थ्रो यहाँ पर दिया था और सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है एंडरसन पीटर ने और इनका जो थ्रो था वो 90.61 मीटर का थ्रो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर वीमेंस टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू बी प्लेड इन 2026 एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो आप देखेंगे पहली बार यहाँ पर टेस्ट मैच हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड की फीमेल्स के बीच में, 2026 में होगा। कहाँ पर, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। डन। चलिए अब बारी आती है एमसीक्यू के बारे में, क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में।
तो सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द 26 CEAT क्रिकेट अवार्ड। रिसेंटली मैंने आप लोगों को CEAT क्रिकेट अवार्ड्स के बारे में बात की थी। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट है, बस आपको बताना है कि करेक्टली मैच कितने स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है। तो हमको तो पता ही है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है यहाँ पर रोहित शर्मा को। ये अवार्ड किसको मिला है? रोहित शर्मा को अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन इन द वीमेंस T20 हिस्ट्री किसने खेले? हरमनप्रीत कौर ने खेले। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ODI बैटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को नहीं, बैटर ऑफ द ईयर आपको विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। 2 स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं। T20 लीडरशिप अवार्ड श्रेयस अय्यर को मिला है IPL टीम को लीड करने के लिए, बिल्कुल सही बात है ये। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को मिला है, ये बात भी सही है। पूछा है कितने करेक्ट है? 3 करेक्ट हो जाएंगे और 2 इनकरेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। हमने पहले भी डिस्कस किया और यहाँ पर भी लिस्ट बना दी है, आप वापस से पढ़ सकते हैं, ठीक है। Recently, India has initiated its first comprehensive survey of high-risk glacier lake in which state? तो हमारा यहाँ पे एक सर्वे हम कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे देश में जितने भी ग्लेशियर लेक्स हैं उन सब का असेसमेंट किया जाएगा और ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग एंड दिबांग वैली है वहां पर जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनका पहली बार सर्वे यहाँ पर हो रहा है। इस सर्वे को कंडक्ट कौन कर रहा है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंडियन रेसलर रोनक दाहिया has won the bronze medal in the men's Greco-Roman in blank kilogram event at the under 17 world wrestling championship in Jordan। तो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? जॉर्डन में हुई थी। यहाँ पर ब्रोंज मेडल किसको मिला है? तो रोनक दाहिया को मिला है, जो कि हमारे देश के एक रेसलर है और इनको 110 kg कैटेगरी में ये मेडल मिला है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नाम आता है डायना पुंडोल। Who was seen in the news recently is associated with which sport? तो आंसर हो जाएगा ये आपके कंट्री की रेसर हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिखर धवन, शिखर धवन ने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट, ठीक है। पूछा जा रहा है कि शिखर धवन का पहला डेब्यू इन्होंने इंडिया के लिए, मतलब पहला जो ODI मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन विशाखापट्टनम, कब खेला था? इनका डेब्यू कब हुआ था? तो 2010 में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। शिखर धवन, जिनको हम गब्बर के नाम से, मतलब इनके टीममेट्स इनको गब्बर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और इन्होंने पहला जो अपना ODI मैच खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2010 में विशाखापट्टनम में खेला था। Who has been appointed as the new CEO of the Nestle? तो नेस्ले के नए CEO कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा लॉरेंट फ्रिक्स। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ब्लैंक हैज डेवलप प्रबोध चैटबॉट फॉर इजियर एक्सेस टू द रेलवे रूल। तो यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। Which state government has launched the Subhadra scheme या सुभद्रा scheme under which 50,000 rupees will be provided over the 5 year to 1 crore women between the age 21 to 60 year? तो सुभद्रा स्कीम किसने लॉन्च की है? अभी हमने पढ़ा है उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Where is the खेलो इंडिया अस्मिता बुशु लीग बीइंग हेल्ड? तो यहाँ पे खेलो इंडिया की अस्मिता लीग के अंदर जो बुशु लीग है वो कहाँ हो रही है? आंसर हो जाएगा यूपी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दुम्बुर डैम। दुम्बुर डैम रिसेंटली न्यूज में है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ये त्रिपुरा में है और आपको ये देखने को मिल जाएगा किस नदी पे? तो गुमती, गुमती, गोमती नहीं है ये, इट इज अ गुमती रिवर। गुमती रिवर पर आपको ये डैम देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि बांग्लादेश में आया हुआ है फ्लड। इन्होंने बोला कि गुमती रिवर पे ये जो डैम बना हुआ है दुम्बुर डैम, आपने इससे पानी छोड़ा जिसके कारण बांग्लादेश में फ्लड आ गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर जो ईस्टर्न बांग्लादेश में, ईस्टर्न बांग्लादेश में जो फ्लड आया हुआ है उसका रीजन यहाँ पे डैम खोलने या डैम का पानी छोड़ना इसका रीजन नहीं है। ये जो गुमती रिवर है ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि त्रिपुरा से स्टार्ट होती है, बांग्लादेश में जाती है और मेघना रिवर में जाके मिल जाती है। What is the name given to the 90 feet tall bronze statue of Lord Hanuman unveiled near the Houston, Texas? आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ
यूनियन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच बैंक हैज लॉन्च एन अवनी सेविंग अकाउंट फॉर द वीमेन कस्टमर। कल हमने मतलब जो सैटरडे को हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। सही आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।